आप सभी को मेरा नमस्कार। आपकी जिज्ञासाओं को ध्यान में रखते हुए आज हम लेकर आए हैं वल्लभी विद्यापीठ के बारे में हम जानेंगे। वल्लभी जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हम जान चुके थे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे जो बड़े विश्वविद्यालय थे और उन्हीं के समकक्ष एक वल्लभी विद्यापीठ भी हुई है। इसके बारे में आज हम सामान्य जानकारी जानेंगे कि ये कहाँ है और कब इसका निर्माण हुआ था और कैसे नष्ट हुई। तो देखिए, ये गुजरात में है, भावनगर के पास स्थित है और ऐसा माना जाता है कि जो वल्लभी विद्यापीठ है वो 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक उपस्थित रही थी, जो गुजरात के तटों तक ही सीमित नहीं थी बल्कि दूर दूर तक फैली हुई थी। यानी इसके भी काफ़ी कैंपस थे, काफ़ी लंबा चौड़ा कैंपस था, कई एकड़ में इसका कैंपस था जो दूर दराज तक फैला हुआ था। और इसमें पूरे बाहर से छात्र पढ़ने के लिए आते थे, चाहे वो साउथ इंडिया से हो, चाहे नॉर्थ इंडिया से हो, चाहे ईस्ट इंडिया से हो, है ना, मैंने पूरी भारत से हो, सभी बच्चे वहाँ पर पढ़ने आते थे। और बताते हैं कि गुजरात के सौराष्ट्र जो क्षेत्र है तो उसमें मैत्रक वंश के दौरान वल्लभी राजधानी शहर था। यानी वल्लभी जो राजधानी थी वो एक शहर था, एक जानी मानी सिटी थी उस समय। और वल्लभी जो विद्यापीठ है वो बौद्ध धर्म की जो शाखा है हीनयान, उसका स्कूल थी। दो शाखा है इनकी, एक हीनयान एक महायान। तो महायान वो होते हैं जो जिनकी बड़ी विचारधारा होती है, थोड़े ओपन माइंडेड होते हैं, है ना। और हीनयान होते हैं जो थोड़े नैरो माइंडेड होते हैं, है ना। उनकी हीनयान की एक शाखा थी जिसका मतलब जो एकेडमिक था वो उसका विश्व स्तर का था, है ना। मतलब नालंदा के इक्विवेलेंट ही इसका एकेडमिक परफॉर्मेंस बताते हैं। और इसमें यह भी बताया जाता है कि ये बौद्ध धर्म के हीनयान का तो केंद्र था ही, इसके अतिरिक्त यह वैदिक प्रथाओं और ब्राह्मणवाद के बारे में ज्ञान प्रदान भी करता था। यानी इस विश्वविद्यालय में वैदिक प्रथाओं, जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल प्रथाएं थी उनके बारे में और ब्राह्मणवाद के बारे में भी ये पूरा ज्ञान प्रदान करता था। और ऐसा कहा जाता है कि उत्तर भारत में गंगा के तट से युवा ब्राह्मण छात्र, है ना, उत्तर भारत में जो गंगा तट है, यानी आप हरिद्वार से लगाएंगे और पूरा उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार वगैरह में से जो गंगा नदी जाती है, तो उत्तर भारत के गंगा तट से युवा ब्राह्मण जो होते थे, वो जो छात्र होते थे, तो वो वैदिक प्रथाओं और अनुष्ठानों का अध्ययन करने के लिए वल्लभी की यात्रा किया करते थे। यानी कैसे हमें हवन यज्ञ कराना है, कैसे मंत्रोच्चारण करना है, तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए वो यहाँ की यात्रा करते थे, इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। और वल्लभी जो विद्यापीठ है अन्य क्षेत्रों में भी अपनी शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थी, है ना। जैसे अगर हम बात करें पॉलिटिक्स में भी, राजनीति के क्षेत्र में भी, है ना, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी, है ना, व्यापार के क्षेत्र में भी, लोक प्रशासन के क्षेत्र पे, एडमिनिस्ट्रेटिव के क्षेत्र में भी, है ना, रिलीजियस धन के बारे में भी, लॉ के बारे में भी, है ना, वास्तुकला के बारे में भी, तत्व मीमांसा, चिकित्सा, तर्क वितर्क, अर्थशास्त्र, अकाउंट आदि सभी के बारे में ये विश्वविद्यालय फेमस रहा है, प्रसिद्ध रहा है। आधुनिक विश्वविद्यालयों की तरह वल्लभी विद्यापीठ में भी एक तरह की प्रवेश परीक्षा ही होती थी। जैसे आज प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, यानी आपकी प्रवेश परीक्षा होती है ना, उसी के बाद ही आपको प्रवेश मिलता है, एंट्री मिलती है। और फेल होने का मतलब था कि छात्र को गेट से ही लौटना पड़ेगा। अगर आप फेल हो गए, उसका एग्जाम पास नहीं कर पाए, तो आपकी एंट्री नहीं होती थी, है ना, किसी तरह का आपको प्रवेश नहीं दिया जाता था। आप फिर कहीं और जाकर विद्या अध्ययन कर सकते थे। और कैंपस प्लेसमेंट की तरह ही वल्लभी विद्यापीठ के छात्र शिक्षा पूरी करने के बाद उन सभी राजाओं और राज्यों के प्रशासन में शामिल हो जाते थे। कितनी बड़ी बात है कि यहाँ से स्टडी करने के बाद जो भी छात्र होते थे, तो अलग अलग राजा थे, उनकी अलग अलग रियासतें थी, उनमें जाकर वो अलग अलग रूपों में वहाँ एज ए जो भी उनकी जॉब थी उसके अनुसार वो सेट हो जाते थे, है ना। कोई वाणिज्य का काम देखता था, कोई खेती का काम देखता था, कोई वास्तुकला का यानी मकान बनाने का काम देखता था, है ना। कोई विद्वान होता था, वो ज्ञान की चर्चा करता था, राजा का सहायक होता था, है ना, राजा का सहयोगी होता था, सलाहकार होता था, है ना। कुछ लोग धर्म कानून को देखते थे,
कुछ लोग प्रशासन को देखते थे, है ना। राजाओं को भी तो चाहिए ना ट्रेंड लोग, जैसे आज एडमिनिस्ट्रेटिव को चाहिए ट्रेंड लोग, तो इसी तरह राजाओं को भी ट्रेंड लोग चाहिए थे। तो उस समय भी ऐसा होता था। तो कैंपस से ही अच्छे लोगों को राजा लेकर जाते थे, जैसे आजकल मल्टीनेशनल कंपनी आती है ना, उसी तरह से ऐसा था। तो विद्यापीठ, जो वल्लभी विद्यापीठ है, बताते हैं कि इसमें 6000 छात्रों के लिए आवास की व्यवस्था थी और 100 से अधिक विहार थे, है ना। 6000 छात्रों के आवास के लिए व्यवस्था थी, साथ में विहार भी थे इसमें, यानी अलग से रेजिडेंशियल एरिया, गेस्ट रूम भी कह सकते हैं। और विहार दरअसल विश्वविद्यालय का एक लघु रूप था, जो अपने छात्रों को ज्ञान उसी तरह प्रदान करता था जैसे आधुनिक समय में विश्वविद्यालय प्रशासन के तहत कॉलेज करते हैं। मतलब ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ही शहर ही था, उसी के अंदर अलग अलग चीजें होती थी ना। तो जो विहार थे वो एक तरह से कॉलेज की तरह ही होते थे, जिनमें अलग अलग तरह की विधाएं थी, उनका ज्ञान विद्यार्थी प्राप्त करते थे। अधिकांश पाठ्यक्रमों या विषयों की जो अवधि थी लगभग 10 वर्ष तक चलती थी, और प्रत्येक 5 छात्रों पर एक पंडित या शिक्षक होते थे। ठीक है, कितना अच्छा टीचर और स्टूडेंट रेशियो था वहां उस समय, कितना अच्छा अनुपात था शिक्षक और टीचर के बीच में, यानी एक शिक्षक के पास 5 से ज्यादा छात्र नहीं रहते थे। जैसे पीएचडी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पास 4 स्टूडेंट अलाउड होते हैं, पीएचडी स्कॉलर जो होते हैं, एसोसिएट के पास 6 होते हैं और प्रोफेसर के पास 8 होते हैं। तो उस समय किस्म से वो पीएचडी स्कॉलर की तरह से ही 4 छात्रों को ही रख सकते थे, 4 से 5 छात्रों को। और इस वल्लभी जो विश्वविद्यालय था, इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये थी कि सभी को समान मानने का दर्शन था, यानी कि ये नहीं कोई छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है ना, ये राजा का बेटा है, ये मजदूर का बेटा है, ये किसान का बेटा है, ये गरीब का बेटा है, कुछ भी ऐसा नहीं था। और नॉर्मल व्यक्ति का बच्चा भी वहां पढ़ता था और एक ही कक्षा में बैठकर पढ़ता था। ये बहुत अच्छी बात है कि वहां पर कोई भी जाति भेदभाव नहीं होता था। इसके अलावा वल्लभी विद्यापीठ में प्रवेश करते ही प्रत्येक छात्र को यूनिफॉर्म पहननी पड़ती थी, यानी उनके जो भी रूल थे, क्योंकि ये बौद्ध से रिलेटेड तो है ही, तो बौद्ध भिक्षु वहाँ अधिकतर रहते थे, तो उनके अकॉर्डिंग जो भी उनका पहनावा था वो आपको पहनना पड़ता था। वो भी जो भी आपकी यूनिफॉर्म थी, जो भी आपका यूनिफॉर्म कोड था, जो भी आपकी ड्रेस थी, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हों, चाहे आप राजा के लड़के हों, चाहे गरीब घर के लड़के हों, चाहे अमीर घर के लड़के हों, आपको पहनावा वैसा ही करना पड़ता था। और जो प्राथमिक स्तर था, यानी प्राइमरी जो बच्चे होते थे प्राइमरी लेवल के, हो सकता है उसमें एज कोई बाउंडेशन नहीं थी, तो उसको निश्चय कहा जाता था, जो 10 वर्ष की अवधि के लिए था। और प्रत्येक छात्र को अपने मार्गदर्शक के रूप में एक बौद्ध भिक्षु चुनने का भी अनुमति थी, अधिकार था कि अपनी स्वेच्छा से मैं इस टीचर से पढ़ूंगा ना, ऐसे इस बौद्ध भिक्षु की शरण में मुझे रहना है। फिर छात्र को सतवीर के रूप में पदोन्नत किया जाता था, यानी उसका ग्रेड बढ़ा दिया जाता था। जैसे होता है ना प्राइमरी, फिर एलिमेंट्री, है ना, फिर सेकेंडरी, फिर सीनियर सेकेंडरी, इसी तरह का वहाँ भी ऐसा होता था। इसके बाद आगे बढ़ने के लिए एक विषय चुनना पड़ता था छात्र को, और महारत जब उसमें हासिल कर लेता था तो उसको उपाध्याय कहा जाता था ना, उपाध्याय। इसके बाद आने वाले नए छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए उन्हें विश्वविद्यालय से जोड़ दिया जाता था, यानी जो छात्र उपाध्याय बन जाता था फिर वो वहां पढ़ा भी सकता था, है ना, आने वाले नए छात्रों को। प्रसिद्ध कवि सोमदेव की रचना कथा सरित सागर में वल्लभी विद्यापीठ के नाम और प्रसिद्धि का वर्णन मिलता है। इतनी बड़ी बात है कि जो कवि हुए हैं सोमदेव, उनकी रचना में इनका वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब उनके बच्चों के लिए सीखने और ज्ञान को आत्मसात करने का समय होता था, तब ब्राह्मणों ने अक्सर नालंदा या बनारस के बजाय वल्लभी विद्यापीठ को चुना था, है ना। नालंदा और तक्षशिला के बजाय उन्होंने वल्लभी विद्यापीठ को चुना था, क्योंकि अब स्वाभाविक है कि एक जगह सारे विश्वविद्यालय नहीं हो सकते। नालंदा एक अलग क्षेत्र में था, है ना, तक्षशिला अलग क्षेत्र में था, विक्रमशिला एक अलग क्षेत्र में था। तो अगर इधर की हम बात करें तो गुजरात साइड में भी अपने आप में नालंदा ही था, ये गुजरात साइड का। और गुणमती और स्थिरमती जैसे प्रसिद्ध पंडितों ने वल्लभी विद्यापीठ में पढ़ाया था। इन दोनों पंडितों के गुरु वसुबंधु नालंदा विश्वविद्यालय से थे, है ना।
वसुबंधु जो गुरु थे इनके, वो नालंदा विश्वविद्यालय से ही तैयार होकर आए थे। अक्सर ये कहा जाता था कि वल्लभी विद्यापीठ के छात्रों को प्राचीन वेदों और शास्त्रों से संबंधित महत्वपूर्ण बहसों यानी डिबेट है ना, और जो भी चर्चाएं होती थी उनमें भाग लेने के लिए भेजा जाता था। जहां भी होती थी डिबेट, कोई राजा करवाता था या किसी दूसरी संस्था में होती थी, वहां पर उन्हें भेजा जाता था कंपटीशन के लिए। और वल्लभी जो जगह है वो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी थी उस समय, जो व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में फली फूली थी। और बताते हैं कि मैत्रक वंश के राजा और स्थानीय व्यापारियों ने अक्सर पुस्तकालय और अन्य संसाधनों के लिए विद्यापीठ को भारी मात्रा में दान दिया था, क्योंकि उस समय वो दान से ही चलती थी, है ना। तो मैत्रक वंश के जो राजा थे वो अच्छे थे, और जो स्थानीय व्यापारी होते थे उन्होंने काफी सहयोग किया था। और इस प्रकार का कहते हैं कारण और भी था। तो बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक के अधीन शाही संरक्षण प्राप्त हुआ और बौद्ध धर्म दूर दूर तक फैलता गया, है ना। इसका परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म सम्राट के अधीन आ गया था, यानी बौद्ध धर्म अपना लिया था सम्राट अशोक ने, और उसके बाद उसे संरक्षण मिलता गया, और इस प्रकार बौद्ध धर्म धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तो एक राजा जब शरण में आ गया था बौद्ध धर्म की, तो स्वाभाविक है कि दूसरे व्यापारी और प्रजा के दूसरे जो लोग हैं वो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी बनने लग गए थे। तो स्वाभाविक है जब बड़े बड़े लोग इसमें जुड़ेंगे तो इसमें डोनेशन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। और यह भी माना जाता है कि मैत्रक वंश के अधिकांश ने बौद्ध धर्म का पालन किया। मैत्रक वंश जो परंपरा है, राजशाही ये परंपरा थी, तो उसके जो वंशज थे उन सभी ने बौद्ध धर्म का पालन किया था, यानी वो बौद्ध धर्म के फॉलोवर थे, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो जो लोग जन्म से ब्राह्मण थे उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया और विहारों, चैत्य, मठ और विद्यापीठों का सम्मान किया। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण वर्ग था वो विरोध करे उस चीज का, नहीं। जो अच्छे लोग थे, अच्छे जो ब्राह्मण थे, उन्होंने इसको भी अपनाया और फिर विश्वविद्यालय में उदारतापूर्वक योगदान भी दिया। यानी पहले वो खुद पढ़े भी, उन्होंने सीखा भी, और फिर विश्वविद्यालय में अपना कंट्रीब्यूशन भी किया, चाहे वो शिक्षक के तौर पे किया हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे किया हो, है ना। सभी तरह से उन्होंने अपना तन मन धन से योगदान देने का प्रयास किया। और बताते हैं कि 775 ईस्वी में अरबों द्वारा मैत्रक वंश पर आक्रमण के बाद वल्लभी विद्यापीठ का पतन हो गया। 775 ईस्वी में जो अरब के लोग थे, जो आतंकवादी थे, उन्होंने मैत्रक वंश पर आक्रमण किया और उसके बाद वल्लभी विद्यापीठ है वो नष्ट हो गई। और इतनी लूट के बावजूद भी वल्लभी विद्यापीठ पूरी तरह से नष्ट तो नहीं हो पाई, लेकिन कहते हैं कि धीरे धीरे 12वीं शताब्दी तक चलती रही। यानी 8वीं शताब्दी के बाद 9वीं शताब्दी में वहां पर आक्रमण शुरू हो गए और उन आक्रमणों से उनको नष्ट किया करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी धीरे 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 वो 12वीं शताब्दी तक चलती रही। यानी अगर हम बात करें तो लगभग 4 शताब्दियों तक, 400 वर्ष तक ये विश्वविद्यालय निरंतर चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे फर्क तो पड़ता ही है। एक वो लेवल था विश्वविद्यालय का और धीरे धीरे फिर पतन की ओर होता चला गया, और फिर 12वीं शताब्दी के बाद ये पूरी तरह से विलुप्त हो गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। अब सोचिए अगर ये नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, ये सभी विश्वविद्यालय अगर आज तक जीवित होते, इनमें उस परंपरागत तरीके से आज तक शिक्षा चलती रहती, तो सोचिए भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का क्या नक्शा होता, कितना मतलब बदलाव होता है, एक शांति की भावना होती है ना, कितने विद्वान लोग होते यहाँ पर। लेकिन चलिए समय की पराकाष्ठा थी, कुछ राजाओं ने, महाराजाओं ने इसका संरक्षण किया, इनका निर्माण कराया। कुछ दुष्ट लोगों ने, कुछ पापी लोगों ने, जैसे पहले भी अच्छा काम करते थे ऋषि मुनि, तो राक्षस उसमें दिक्कत करते थे ना, परेशानी करते थे, बगावत करते थे। इसी प्रकार कुछ राजाओं ने, कुछ प्रजाओं ने अच्छा काम किया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ खुरापाती लोग हुए हैं, कुछ उद्दंड लोग हुए हैं, है ना, कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग हुए हैं। उनको चीजें बर्दाश्त नहीं थी और उन्होंने उन चीजों को नष्ट करने की कोशिश की, और वो सफल भी रहे अपनी रणनीति में। तो बताते हैं कि ये विश्वविद्यालय तो 12वीं शताब्दी के अंत में समाप्ति हो गया था, नष्ट हो गया था। और 2017 में बताते हैं कि वडोदरा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल लेवल की बौद्ध धर्म की।
तो उसमें वल्लभी विद्यापीठ जो थी उसको पुनर्जीवित करने के लिए अपील की थी, और संघकाया नामक एक संगठन है बौद्ध धर्म का, उसकी ओर से एक प्रस्ताव भेजा गया था केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार ने उसको एक्सेप्ट करके सहमति दे दी थी, है ना, और उस पर कार्य भी शुरू करवाया। लेकिन एक बार कोई चीज़ विलुप्त हो जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है उसको पुनः उठाना और उस लेवल पर पहुंचाना, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका, कहाँ 10वीं 11वीं शताब्दी, कहाँ हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, है ना। बाकी तो इस वल्लभी विद्यापीठ का भविष्य है, इसके जो इतिहास का झरोखा है उसमें पता नहीं मेल खाएगा या नहीं खाएगा, ये तो समय की पराकाष्ठा ही बताएगी। लेकिन फिर भी भारत का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय हमारे देश में रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है, हमारे लिए फख्र की बात है। हमारे पूर्वज हैं वो कितने विद्वान रहे होंगे, है ना, कितने दिव्य रहे होंगे, जिनकी सोच इतनी ऊंची थी, जिनकी इतनी बड़ी सोच थी। तो चलिए, आज हमने जाना वल्लभी विद्यापीठ के बारे में। अगले वीडियो में कोई और हम अच्छी जानकारी लेकर आएंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।